वो बेसिकली टूल किट है जो कि बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी आपके काम आएगा। कम एफर्ट में काम हो रहा है, बहुत ज्यादा वेटेज है। हर चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ सकते हो, वो उन्हीं को छोड़ना। ये मत बोल सोचना है कि सर आपने ये बोला था करने के लिए तो हमने यही किए बाकी छोड़ दी, ऐसे मत करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जेईई मेंस 2026 का जनवरी अटेम्प्ट बस आने ही वाला है और आज से एग्जैक्टली 28 दिन दूर है। अगर जेईई की तैयारी को एक रेस की तरह माना जाए तो अब वो समय आ चुका है कि लक्ष्य सामने है और जरूरत है नाइट्रो बूस्टर्स ऑन करने की, जो कि मैं इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं। इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्यूट एनालिसिस की, जिसकी सबसे पहले तो जरूरत क्या है। इस एनालिसिस के जरिए मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को रिवाइज करना है, या हो सकता है पहली बार पढ़ना है। उस चैप्टर के अंदर क्या जरूर पढ़ना है, क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हो, और वो जो सीक्वेंस है वो हमने किस तरीके से डिसाइड किया है। तो सबसे पहले तो वाई, बिकॉज नाइट्रो बूस्टर की जरूरत है, एंड हाउ। हाउ के अंदर दो फैक्टर्स हैं। मैंने ये एनालिसिस दो बेसिस पे किया है। पहला है एफर्ट, कितना एफर्ट लगता है किसी चैप्टर के अंदर मास्टरी हासिल करने में, और दूसरा है वेटेज, यानी कि उस चैप्टर के ऊपर सवाल कितने आते हैं। एफर्ट को मैंने इस तरीके से निकाला है कि एलन कोटा के ऑफलाइन के सेंटर्स के अंदर हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जितने महीने या जितने दिन या जितना समय लेते हैं, वो जितना समय लेते हैं उतना ज्यादा उसके अंदर एफर्ट लग रहा है, ये मान के चल रहे हैं। और वेटेज मतलब 2021 के बाद से 21 से लेकर 25 तक उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितना फ्रीक्वेंटली उसके ऊपर सवाल आते हैं, वो चीज जो है वो वेटेज को कंट्रीब्यूट करती है। एफर्ट और वेटेज दोनों को मैंने 1 से लेकर 10 तक की स्केल के ऊपर रैंक किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग इस टेबल के ऊपर जो मैंने यहाँ पे बनाई है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो चीज सबसे ज्यादा वेटेज वाली है वो मैं आपसे सबसे पहले करवाऊंगा। हो सकता है कि मैं कुछ चीजें यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो, तो ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले जो चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, और इस चार्ट के अंदर क्या है, इधर है एफर्ट और यहाँ पे है वेटेज। तो जितना ज्यादा वेटेज है, वेटेज जितना ज्यादा होगा वो पॉइंट, वो चैप्टर इतनी ऊपर होगा, और जितना ज्यादा एफर्ट लग रहा होगा वो पॉइंट यहाँ पर होगा। यहाँ पे मैंने 20 चैप्टर्स के अंदर पूरी की पूरी फिजिक्स को बांटा हुआ है, और वो 20 पॉइंट्स यहाँ पर है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट मिलता है, जो आपको सबसे पहले करना है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हालांकि उसके अंदर एफर्ट बहुत कम है, वेटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यूनिट्स एंड डायमेंशंस पहले करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक टूल की तरह है। ठीक है, क्या कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी चैप्टर आएगा, उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को आप यूएनडी के हेल्प से भी चेक करके कई बार निकाल लेते हैं। तो यूएनडी बहुत आसानी से हो भी जाता है। मार्क्स आ गए, क्वेश्चन आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो इन जनरल भी वो आपको दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी आपको वो हेल्प करेगा। यूएनडी अगर आप इस लिस्ट के अंदर देखते हो तो एक्चुअली 10वें नंबर पे रैंक करता है। इसके बाद अगला है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मतलब v = u + c + x = ud + rpd²। ये जो चीजें हैं वो आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। जो बेसिक इक्वेशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। हायर लेवल इंटीग्रेशन, इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जिस भी चैप्टर के अंदर हैं वो आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। वो एडवांस के लिए आपके ज्यादा काम के हैं, मेंस के लिए वो आपके लिए उतने शायद कारगर नहीं होंगे। तो जैसे अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है वो काइनेमेटिक्स आप छोड़ सकते हो। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल अगर देखा जाए तो पिछले कई सालों से पूछा नहीं गया है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी जो है वो चीजें आपको कवर यहाँ पे बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, बेसिक फॉर्मूले वो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, डिराइव्ड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अगर इस लिस्ट में देखें तो काफी नीचे लाई करता है, लेकिन काइनेमेटिक्स अगेन बाकी कई चैप्टर्स के अंदर थोड़ा काम आता रहता है, इसलिए मैं उसको चाहता हूं कि आप इसको पहले से यूज कर लें या इसको अच्छे से पहले से रिवाइज कर लें। बिकॉज ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं शुरू में, वो बेसिकली टूल किट है जो कि बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी आपके काम आएगा। अगला जो यहाँ पे आता है वो है एनएलएम। एनएलएम जो है, एनएलएम बहुत ही काम की चीज है ऑफ कोर्स। अब एनएलएम के अंदर भी जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, कंस्ट्रेंट मोशन है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो आप छोड़ सकते हो वो है टू ब्लॉक प्रॉब्लम फ्रिक्शन के अंदर अगर हम देखें, या मल्टीपल वेज की प्रॉब्लम्स हैं वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इस लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे लाई करता है। और उसके बाद जो आती है, जो आखिरी चीज है टूल किट की, वो है वर्क बाय एनर्जी। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि वर्क बाय एनर्जी जो है वो हमारे जो खजाना है ना, इसको मैं खजाना मानता हूं कि कम एफर्ट में काम हो रहा है, बहुत ज्यादा वेटेज है। तो ये जो 4 चैप्टर है यहाँ पे, कौन कौन से भी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इस खजाने में एक चैप्टर है वर्क बाय एनर्जी। अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी पता है तो दैट इज बेसिकली लाइक अ स्विज नाइफ। ठीक है, वो कहीं भी काम आता है। वो किसी भी चैप्टर में आपको वर्क बाय एनर्जी, आपको शुरू से लेके जब आप वर्क बाय एनर्जी पढ़ते हो वहां से लेके लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स तक, हर चैप्टर के अंदर आपको वर्क बाय एनर्जी की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, और कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत छोटे हो जाते हैं उसकी हेल्प से।
हाँ, इसके अंदर वेरिएबल पावर्स हैं, उसके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं, या इक्विलिब्रियम की कोई बहुत डीप थ्योरी है, स्टेबल अनस्टेबल, वो सब जो चीजें हैं वो आप चाहो तो छोड़ सकते हो। सिर्फ मेंस के लिए, एडवांस के लिए बहुत काम की चीज है वो। इसके बाद वो, अच्छा, वो इस लिस्ट में वो यहाँ पे लाई करता है 7th पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें, टूल किट खत्म, अब आता है यहाँ पे खजाना। खजाना में सबसे बढ़िया चीज है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर एफर्ट काफी कम है, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट इस लिस्ट में भी देखें तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे ऊपर लाई करता है। बहुत ही कम एफर्ट, बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है? इसके अंदर आपको करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स। इन 3 चैप्टर्स के ऊपर, इन 3 पार्ट्स के ऊपर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर एक्सरेज तो वैसे भी मेंस में तो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, पिछले 2-3 साल से सवाल भी नहीं आया एक्सरेज के ऊपर। हाँ, एडवांस के अंदर जरूर है एक्सरेज, और एक्सरेज आप छोड़ सकते हो बिल्कुल अभी मेंस के लिए तो। और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ही बहुत ही कम सवाल आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, एटॉमिक न्यूक्लियर वगैरह, हाँ, बाइंडिंग एनर्जी की का जो एक्सप्रेशन है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली 4 चीजें हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैटर वेव्स और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और थोड़ा बहुत बाइंडिंग एनर्जी। ये 4 चीजें भी अगर आप करके चले जाते हो मॉडर्न फिजिक्स में, तो दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। और ये कम से कम लाइक गुड, मतलब 16 से मतलब 16-20 सवाल, 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। 3-4 सवाल, 4-5 सवाल आ सकते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट जो चीज आती है इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स के बाद, वो है जो आपको करनी चाहिए सीक्वेंस में, वो है सेमीकंडक्टर्स। ये भी हलवा है, देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। मतलब एफर्ट भी बहुत कम है, वेटेज भी बहुत कम है। 1 या 2 सवाल आ जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो आ गए अगर, तो उसको हासिल करने के लिए वो जो 4 नंबर का जो लड्डू है ना, वो ऐसे मतलब रोड साइड पड़ा हुआ है, जब रोड साइड तो नहीं, मतलब बिल्कुल किसी ने परोस के दिया, उठा के फटाफट खा लिया, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर लॉजिक गेट्स पढ़ लो, ठीक है, लॉजिक गेट्स पढ़ लो, अगर हो सके तो जीनर डायोड जो है वो पढ़ लो, बस ये 2 चीजें करके चले जाओ, दिस शुड बी सफिशिएंट। आपको इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, एम्पलीफायर सर्किट वगैरह सब हट गया सिलेबस से, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक गेट पढ़ने हैं, जीनर डायोड पढ़ने हैं। जीनर डायोड पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत पीएन जंक्शन का आइडिया तो वैसे भी मिल ही जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ये काफी नीचे लाई करता है, लेकिन फिर भी मैं इसको कह रहा हूँ कि पहले कर लो, क्योंकि लड्डू है, खा लो, ठीक है। अगला आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें एफर्ट सेमीकंडक्टर से तो ज्यादा ही है, लेकिन जिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी इसका वेटेज है, उसके चलते मैं अगले इस सीक्वेंस के अंदर आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दे रहा हूं। हालांकि यहां पे देखा जाए तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ऊपर से तीसरे नंबर पर रैंक करता है। यहां पे मैंने वेटेज के, डिक्रीजिंग वेटेज के ऑर्डर में ये लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेटेज लगातार कम होता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका था? मॉडर्न का। थर्ड आ रहा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इज ऑलवेज गुड। क्यों? अच्छा, उसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है आपके अंदर, इसके अंदर डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू के फॉर्मूले सारी प्रोसेसेस के लिए याद रखो, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूले पता है, प्लस आपको जो केटीजी वाली जो चीज है, मतलब मोनोटोनिक गैसेज, डायटोमिक गैसेज के सीपी सीवी, ये बात अगर आप याद कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक किस्म के सवाल आते हैं। अगर हम जेईई मेंस की बात करें तो जेईई एडवांस में जरूर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, वहां पर भी वर्क पावर एनर्जी का अच्छा खासा यूज आ जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या नाम है, मेंस की, तो इससे अपना काम चल जाएगा। कैलोरीमेट्री कर लो, हीट ट्रांसफर, ये थर्मल कंडक्शन जो होता है उसकी जो बेसिक करंट रेसिस्टिविटी पढ़ोगे तो उतना थर्मल कंडक्शन वहां पे काम आ जाता है। ये चीजें कर लोगे तो भी आपका काम यहाँ पे बहुत अच्छे से चल जाएगा। बहुत गहरा रेडिएशन के अंदर जाने की या इस तरीके की जो चीजें हैं उनमें, या इंटीग्रेशन कहीं जा रहा है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की जो कैलकुलेशन है या उसकी जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो, उतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गई नेक्स्ट चीज। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बेसिकली यहां पे मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, वैसे ये चैप्टर बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसकी खूबसूरत बात पता है क्या है, ये किसी भी और चैप्टर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। अगर आपने बस मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ये याद कर लिए तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। यहां पे आप छोड़ के आ सकते हो, यहाँ पे आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो रिजॉल्विंग पावर वाले फॉर्मूले हैं वो सब छोड़ सकते हो, उनकी अभी आप हो गई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने बेसिकली लेंस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला है और इनके जो साइन कन्वेंशन है वो अगर आपने याद कर लिए तो आपकी कैलकुलेशंस इतनी फास्ट हो सकती हैं कि आप इन चैप्टर्स को सॉल्व या इनके इसमें आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। और खास बात यह है कि ये इसके वेटेज के हिसाब से भी काफी अच्छे नंबर पर रैंक करता है। तो रे ऑप्टिक्स में अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है ग्रेविटेशन। अगला आया ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का बिल्कुल छोटा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है,
ठीक है। बेसिकली आप सैटेलाइट मोशन पढ़ लो, केपलर्स लॉस पढ़ लो, और इसके अंदर जो बेसिक एस्केप वेलोसिटी वाले फॉर्मूले हैं वो आप याद कर लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी वाले फॉर्मूले याद कर लो, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। और ये वेरिएशन इन जी भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ ये चैप्टर इतना छोटा सा है कि इसमें मैं तो छोड़ने क्या ही बोलूं। हाँ, पर फिर भी अगर कोई जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के स्फीयर को छोड़ के बाकी किसी भी और चीज का अगर वो ग्रेविटेशन फील्ड से निकलवा रहे हैं तो वो सब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको करना ही है। ग्रेविटेशन अगर हम इस लिस्ट में देखें तो वो 12 नंबर पर लाई करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो वेटेज है वो थोड़ा कम है, लेकिन चलो ठीक है, कम से कम, हालांकि क्वेश्चन भी कम आते हैं, ये भी कम है, लेकिन वही है, वो हलवे वाली बात है, लड्डू है खा लो, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, नन्ना मुन्ना सा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है ये सीक्वेंस में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी थीटा का अमाउंट पूछे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 5वें नंबर पे लाई करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो मैं आपको अभी करने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो ग्रेविटेशन के बाद आ रहा है। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले करीब करीब सेम से ही होते हैं। तो क्या अगर ये अगर आपने किया है अभी अभी तो आप इसको फ्लो में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लो। आपको कूलम्स लॉ डेफिनेटली पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है, आपको पोटेंशियल के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको गॉस लॉ पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है, ठीक है। कैपेसिटर की बेसिक बातें आपको यहाँ पे समझनी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इतना हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, कंडक्टर के अंदर आप छोड़ भी सकते हो उसको। और एक और जो चीज है वो इसके अंदर आप जो कैपेसिटर के जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, जैसे अगर आपने होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। अब अगर किसी ने कह दिया कि वो थिक सिलेंडर है या हॉलो सिलेंडर है, तो सिलेंडर्स के बारे में जो अंदर फील्ड बाहर फील्ड, इनको अगर आप नहीं भी याद करते हो तो ठीक है, एटलीस्ट आपको वैल्यू पता हो तो बहुत है, ठीक है। फॉर्मूला पता हो तो काफी है, डेरिवेशंस के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है सबसे बढ़िया, वो जो ये क्या है, ये सब है खजाना। तो खजाने का जो आखिरी हिस्सा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैट मैंने इसलिए कराया था क्योंकि मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाना था, ठीक है, और इसीलिए ग्रेविटेशन कराया था। तो ग्रेविटेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते करते करंट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का आइडिया हो ही जाता है। तो V इक्वल टू आई आर ही तो है, ठीक है। इसके अंदर बेसिक सर्किट्स हैं, किरचॉफ्स लॉस हैं, ये आपको पढ़ने जरूरी हैं। जो आप छोड़ सकते हो इसके अंदर वो है जैसे इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस आ गए, इस तरीके से सवाल आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज जो बेसिक सर्किट्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, किसी भी तरीके का वी स्टोन ब्रिज, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ये तो बहुत ही काम के हैं। गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, पोटेंशियोमीटर पे तो भर के सवाल आ सकते हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको करने ही करने हैं। हाँ, आप वो छोड़ सकते हो, आप वो कलर कोडिंग होती है ना रेजिस्टेंस की, वो आप छोड़ सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो छोड़ी जा सकती हैं। हर चैप्टर के अंदर हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो मैं नहीं कर रहा हूँ वो आप, जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कर, आप छोड़ सकते हो, वो उन्हीं को छोड़ना। ये मत सोचना है कि सर आपने ये बोला था करने के लिए तो हमने यही किए बाकी छोड़ दी, ऐसे मत करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे लाया कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ये वेटेज वाला चैप्टर है। नेक्स्ट जो आता है चैप्टर इसके अंदर वो आता है फिर सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन हमारे काम की चीज है, क्योंकि सर्कुलर मोशन आगे जाके अब जब हम रोटेशन वगैरह पढ़ेंगे तब भी हमारे काम आएगा। तो सर्कुलर मोशन इसके बाद, हालांकि ये एफर्ट भी कम है और वेटेज भी काफी कम है, लेकिन फिर भी कर लो तो ज्यादा अच्छा है। सर्कुलर मोशन वैसे आप पे देखोगे तो काफी नीचे लाई करता है, ठीक है। अब अभी बेसिकली वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक आप ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द पेपर तो कवर कर चुके हो आप, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने मेजर पोर्शन कर लिया भाई, अगर आप मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतना भी कर लिया ना तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 40% ऑफ द पेपर, ठीक है। ये इतना रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिला लिया तो फिर बहुत हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में ना सिर्फ एमईसी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तो है ही, साथ में ईएमआई और एसी भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए, ठीक है। तो एमईसी, ईएमआई, एसी मिला के वो यहाँ के लायक करते हैं, ये भी ठीक है, काम चल रहा है। आप देख रहे हो मैं ये इस वाले सेक्शन पे तो मैं गया ही नहीं अभी तक, ठीक है। ये बहुत बेकार सेक्शन लगता है मुझे, क्यों? क्योंकि एफर्ट बहुत ज्यादा, वेटेज बहुत कम। क्या मतलब है इसको करने का, ठीक है। हम हमारी लूट पूरी उठा चुके हैं अब तक, ठीक है। ये जो बेसिक चैप्टर्स थे वो भी हमने काफी सारे कर लिए हैं और ये वाले भी हमने कवर किए हैं, ठीक है। मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म है, ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के सवाल छोड़ सकते हो, और ईएमआई एसी के अंदर हम और क्या कर सकते हैं और क्या छोड़ सकते हैं। बाकी तो यार देखो करना ही है। अब साइक्लॉइड अगर आप देखो, साइक्लॉइड तो वैसे भी पढ़ने में खैर देरी कितनी लगती है, अगर एक बार पढ़ लिया तो 10 मिनट लगते हैं, उसको क्या छोड़ने बोलूँ मैं तुमको, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा था इट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके, आप चाहो तो छोड़ सकते हो,
ठीक है। मैग्नेटिज्म अगर आप देखो तो वैसे यहाँ पर भी मैग्नेटिज्म EMI प्लस AC ये सब मिला के भी अच्छी खासी जगह पोजीशन पे लाए कर रहा है। हम ऊपर से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ, बीच में कुछ चीजें छोड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है पहला हमारा वो चैप्टर जिसमें बहुत मेहनत लगती है पर कुछ इतना पूछते नहीं है। ठीक है, ठीक है, आता है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के ऊपर सवाल आ सकता है। सी मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन के ऊपर सवाल आ सकता है। मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आना चाहिए अगर आप इस चैप्टर में से पढ़ रहे हो तो। अब ये क्या है, ये सीक्वेंस इस हिसाब से है कि अगर आपके लास्ट में दिन भी खत्म हो जाए, दिन कम कम भी होते जा रहे हैं, तो आखिरी जो मैं जो सेक्शन में चैप्टर बता रहा हूं वो अगर आप छोड़ते भी चले जाओ, छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर करना, कम से कम एफर्ट में मैक्सिमम स्कोर करना। ठीक है ना। तो क्या देखो, अभी तुम बने नहीं हो लेकिन तुम बनने वाले हो क्या, इंजीनियर। और इंजीनियर का काम, इंजीनियर की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि अंत समय तक कुछ नहीं होता और अंत समय पे सब हो जाता है। ठीक है, तो हमें हमसे पूछो कि कम से कम टाइम में काम कैसे करना है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आप चाहो तो लास्ट में, लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर वेरिएबल मास सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। बाकी मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर मास कैलकुलेशन, ये दो चीजों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाने की आशा, इसमें उम्मीद है मेरे को। ठीक है, अगर आएगा तो उसके ऊपर ही आना चाहिए। सेंटर मास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर भी मतलब लोअर हाफ में लाई कर रहा है वेटेज के हिसाब से भी। इसके बाद अगला है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ये काफी बड़ा पार्ट है, ऑसिलेशन एंड वेव्स इज अ ह्यूज पार्ट। ठीक है, जिसके अंदर SHM भी आ गया, SHM आ गया, आपका साउंड वेव्स आ गई, स्ट्रिंग वेव्स आ गई, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स भी आ गया इसके अंदर, नहीं वेव ऑप्टिक्स अलग है। तो ये अलग, ये सारी चीजें आ गई हैं। और इन सब के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे खूबसूरत बात क्या है कि यहाँ पर भी एफर्ट काफी ज्यादा है, पर ऑल दो ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन ही है, ये इसको थोड़ा सा इधर, थोड़ा इधर होता तो थोड़ा काम का भी हो सकता था। लेकिन चलो ठीक है, इसमें आप लोग क्या छोड़ सकते हो, इसके अंदर आप डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑसिलेशन छोड़ सकते हो। ठीक है, वो ऑलमोस्ट चैप्टर से, सिलेबस से रिमूव्ड ही है, तो वो उसके आने की उम्मीद बहुत ही कम है। बाकी जो बेसिक फॉर्मूले हैं क्या, अच्छा ये आप डेरिवेशंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इन डिफरेंट मटेरियल्स वो छोड़ सकते हो। ठीक है, डेरिवेशन, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रूट ओवर गामा पी बाय रो, रूट ओवर बल्क मॉडुलस बाय पी, वो जो चीजें हैं वो अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, बल्क मॉडुलस बाय रो, सॉरी। तो ये चीजें जो है वो अगर आपको याद है तो ठीक है, और बाकी तो खैर पूरा पढ़ना ही है ये। ठीक, ऑसिलेशन देखा जाए तो वो अब यहाँ पे 8 नंबर पे आता है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये चूंकि वेटेज में ऊपर है पर मेहनत बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये बिल्कुल बाउंड्री कंडीशन ही है, ये थोड़ा सा इधर भी हो सकता था। इसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स, अगला चैप्टर। वेव ऑप्टिक्स भी इसी का भाई है। यहां पर भी आप रिजॉल्विंग पावर है उसको छोड़ सकते हो, और क्या छोड़ सकते हैं इसके अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर रिजॉल्विंग पावर छोड़ सकते हो। बाकी तो वैसे भी YDSC है और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। YDSC के फॉर्मूले अगर आपको याद रहे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और बस ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। इसमें सिर्फ मेरे को रिजॉल्विंग पावर ही लगता है जो छोड़ने लायक चीज है, बाकी तो सब इसमें करने लायक ही है। ठीक है, और यहाँ पे आ गया, ये 11 नंबर पे आ जाता है। यहाँ पे अगला जो नंबर आता है वो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब यहाँ पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो कर्व होता है वो आप यहाँ पे याद कर लीजिए, दैट शुड बी सफिशिएंट इन दिस केस। और स्ट्रेस के फॉर्मूले, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले, बल्क मॉडुलस के फॉर्मूले, बस वो जो इसमें तो सीधे सीधे फॉर्मूले कटने हैं। हाँ, शेयर मॉडुलस आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, या शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स बहुत बड़ा चैप्टर है। फ्लूइड्स के अंदर भी करना तो सब कुछ ही है। ठीक है, बेसिकली तो खैर दो ही चीजें हैं, एक अगर डायनामिक्स की बेसिकली एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, और डायनामिक्स में बात करें तो दो ही चीजें हैं, क्या है, एक तो है बर्नौलीज थ्योरम और दूसरा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपको ये तीन चीजें पता है तो, और उसके आपने अगर आप PYQ भी सॉल्व कर लिए हैं तो दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर फ्लूइड्स। अब इसमें छोड़ने तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब एज सच कोई पर्टिकुलर चैप्टर या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि जिसको आप छोड़ के चले जाओ, वो सब आपस में मिक्सड ही है। ठीक है, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, हाँ रेनॉल्ड्स नंबर वाला पार्ट छोड़ सकते हो। ठीक है, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी आपको करना ही है। और उसके अंदर भी हाँ सरफेस टेंशन भी, अगर जैसे एक तो होता है ट्यूब के अंदर हाइट, अगर आप वो हाइट ऑफ कॉलम निकालनी है, एक होता है कि अजीब अजीब शेप्स के अंदर हाइट निकालनी है, वो अजीब अजीब शेप्स के अंदर जो हाइट निकालनी होती है, कितना पानी ऊपर चढ़ रहा है, वो वाला पार्ट आप चाहो तो छोड़ सकते हो। उस तरीके के सवाल जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं वो एडवांस के लिए ठीक है। ठीक है, फ्लूइड्स अगर हम इस लिस्ट में देखें तो वो यहाँ कहीं लाई करता है। ठीक है, बस अब 2 और बचे बस। तुम्हारे दिमाग में और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं अब? एक वहां दिख रहा है मुझे नीला वाला, वो सबसे छोटा, और एक लाल यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो वो अब वो नीला आया, इस नीले का नाम है EM वेव्स। ये वेव्स जो तो वैसे तो खैर क्या है कि 2-3 फॉर्मूले ही हैं, लेकिन वो आते ही बहुत कम है।
तो अगर आप चाहो तो कर लो, नहीं करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई भी उसमें भी क्या होता है ना कि जैसे एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, या वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये 2-3 चीजें याद करने की है। कर लो तो ठीक है, एक आध सवाल आ गया, फंस गया तो फंस गया, ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, वेटेज ही बहुत कम है और एफर्ट तो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है द वन एंड ओनली, अरे ये भी यहां पर है, ओके, उसके बाद आता है वन एंड ओनली रोटेशन। रोटेशन बहुत ही यार कुख्यात चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर। मेरा हमेशा से ये मानना है कि रोटेशन को कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, सब हो, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जब सवाल आएगा तो शायद फिर भी ना हो, ठीक है। खासकर एडवांस में ये होता है, क्योंकि वो पता नहीं कुछ तो भी अतरंगी सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंस की बात करें तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन अगर आपने अच्छे से कर ली है, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप रोटेशन का सवाल यहां पे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो रोटेशन का सवाल सॉल्व करना था, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से कर लो, टॉगल टू अल्फा समझ लो, और इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो एंगुलर पार्ट जो उसका होता है, एंगुलर पार्ट, वो कर लो। एंगुलर मोमेंटम का कम से कम जो फिक्स एक्सिस रोटेशन है वो तो कम से कम अच्छे से पढ़ ही लो, ठीक है। अगर आप कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेटरी मोशन में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप एंगुलर मोमेंटम वाली सारी बातें, रोलिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो एक आध कुछ वैसे तो खैर इस लिस्ट के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है और सीक्वेंस के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि रोटेशन तो आखिरी चैप्टर के साथ छोड़ना ही है और क्या। लेकिन फिर भी अगर आप इसको करना चाहते हैं, अगर आपने ऑलरेडी कुछ तैयारी कर रखी है, आप पढ़ना चाहते हो उसको, तो कर लो। और छोड़ने के लिए तो इसमें क्या हो सकता है रोटेशन में, आईसीआर वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, आप चाहो तो, ठीक है। करने को तो सभी कर लो भाई, मेरा 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 बस चले तो सब कुछ पढ़ो। जब मैं पूरे साल पर चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ा, सब बताया, तो फिर मतलब अभी तुमसे कुछ छोड़ने को क्यों बोलूं। लेकिन अभी मेरा इंटेंशन ये उन बच्चों के लिए है जो पूरे साल पढ़े ही नहीं। मेरा जो इंटेंशन है वो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अभी लास्ट में, बिल्कुल अभी अभी थोड़ा सा, ठीक है, 28 दिन में अभी बचा हुआ है, उनको लग रहा है कि यार अब तो आग लगा देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए ये सारी की सारी बातचीत है, और ये है पूरा का पूरा सीक्वेंस, ये है सारा पूरा ग्राफ, जिससे आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि हायर जो एफर्ट है और या लोअर एफर्ट और हायर वेटेज वाला स्कोर वाले चैप्टर्स कौन कौन से हैं और उसके उल्टे कौन से हैं, और बाकी बीच में कौन सा सीक्वेंस अपने को फॉलो करना है, ठीक है। जो जिस सीक्वेंस मैंने आपको बताया है वो सीक्वेंस एक बार फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको समझ में आए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप में से आपके खुद के कुछ चैप्टर्स इनमें से ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो आप उनको उठा के ऊपर नीचे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा? चलो, उम्मीद है कि आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और आपको मजा आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और आगे हम लेके आ रहे हैं कुछ सीरीज, और तब तक के लिए कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड एंजॉय।